नमस्कार। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या हम लोग खालिस्तान का ये जो मुद्दा भड़क रहा है इसको रोक सकते हैं, इसके उपाय क्या क्या है। उसको जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये जो खालिस्तान का मुद्दा निकला है वो निकला कहाँ से, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। और मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो को देखने वाले जितने भी लोग हैं उनके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाए। मैं उन लोगों के डाउट्स को भी क्लियर करने की कोशिश करूंगा जिनको ये लगता है कि खालिस्तान की मांग करना सही है। तो खालिस्तान आखिर है क्या? खालिस्तान वो जगह है जहाँ पे खालसा को ज्वाइन करने वाले लोग रहेंगे। खालसा क्या है? खालसा का मतलब होता है प्योर। बहुत सारे हमारे सिख भाइयों को ये लगता है कि खालिस्तान का डिमांड तब हुआ था जब सिखों को ये लगने लगा था कि हमारे देश के अंदर जो सिख है वो सुरक्षित नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आधा सच है। पूरा सच क्या है मैं आपको बताता हूँ। 1929 में मोतीलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की और इस पूर्ण स्वराज के खिलाफ 3 लोग थे। पहला इंसान था मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि मुस्लिमों की तरफ से आवाज उठा रहा था। दूसरे इंसान थे BR अम्बेडकर, जो कि दलितों के लिए आवाज उठा रहे थे। और तीसरे इंसान थे मास्टर तारा सिंह, जो कि सिखों के लिए आवाज उठा रहे थे। और फिर इसके कई सालों के बाद हमारा भारत देश आज़ाद होता है। फिर इसके बाद पार्टीशन होता है और जब पार्टीशन होता है तो इंडिया और पाकिस्तान बनता है। और उसी समय पे जो पंजाब होता है उसके 2 टुकड़े होते हैं। एक होता है ईस्ट पंजाब जो कि इंडिया में रहता है, दूसरा होता है वेस्ट पंजाब जो कि पाकिस्तान में होता है। अब पार्टीशन के बाद जो ईस्ट पंजाब था, यानी हमारे हिंदुस्तान का जो पंजाब है, वहाँ के कुछ लोग नाखुश थे और उनका ये कहना था कि हमें एक अलग राज्य चाहिए जहाँ पे सिर्फ सिख रहते हों और वो लोग सिर्फ पंजाबी बोलते हों। बट गवर्नमेंट उनकी डिमांड नहीं मानती है और वो जो लोग ये डिमांड कर रहे थे कि हमें एक सेपरेट स्टेट चाहिए, वो लोग प्रोटेस्ट करते हैं। फिर धीरे धीरे ये जो मूवमेंट होता है बहुत आगे बढ़ जाता है। जो लोग होते हैं वो वायलेंट हो जाते हैं, लोगों को मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं, दंगे होने लगते हैं। और फिर इसी डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए इंदिरा गांधी पंजाब को 3 भाग में डिवाइड कर देती है। पहला पार्ट होता है पंजाब, जहाँ पे कि मेजोरिटी ऑफ लोग जो होते हैं वो सिख होते हैं और पंजाबी बोलते हैं। दूसरा पार्ट होता है हरियाणा, जहाँ पे कि मेजोरिटी ऑफ लोग हिंदूज होते हैं और वो हिंदी बोलते हैं। तीसरा पार्ट होता है हिमाचल प्रदेश, जो कि हिली एरिया होता है। इसके बाद इंदिरा गांधी को ये लगता है कि वहाँ के लोगों का मैंने विश जो था वो फुलफिल कर दिया, लिंग्विस्टिक बेसिस पे मैंने उनको अलग अलग राज्य दे दिए तो वहाँ के लोग खुश रहेंगे। बट ऐसा होता नहीं है। इसके बाद भी जो खालिस्तान का डिमांड होता है वो बढ़ता ही जाता है, क्योंकि शुरुआत से ही वो लोग जो ऑफेंडेड थे वो ये चाहते थे कि हमें एक अलग कंट्री चाहिए। और फिर इसी के बाद इस पूरे मूवमेंट को भिंडरावाला ज्वाइन करता है। अब यहाँ से जो मैं कहने वाला हूँ वो बहुत लोगों को ऑफेंड कर सकता है, बट मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। मैं सब कुछ न्यूज आर्टिकल के बेसिस पे कह रहा हूँ। भिंडरावाला बहुत ज्यादा मिलिटेंट हो चुका था। उसने खालिस्तान का जो मुद्दा था इसको और भी ज्यादा बढ़ाया, इसमें और भी ज्यादा आग लगाया, पेट्रोल डालने का काम किया, लोगों को भड़काया। उसने हिंदू और सिखों को आपस में लड़वाया और उसका कहना था कि अगर हर एक सिख 32 हिंदुओं को मारता है तो ये जो हिंदू और सिख का कॉन्फ्लिक्ट है ये खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से भिंडरावाले ने हिंदू और सिखों को लड़वाया। धीरे धीरे करके भिंडरावाले ने बहुत सारे सिखों को रेडिकलाइज कर दिया। उन लोगों के दिल से दया खत्म हो चुकी थी। उनको फर्क नहीं पड़ता था कि वो किसको मार रहे हैं, कैसे मार रहे हैं। उन लोगों के मन में थोड़ा सा भी गिल्ट नहीं था कि वो लोग क्या कर रहे हैं। लोगों को मार रहे हैं, लोगों को आपस में लड़वा रहे हैं, हिंदू वर्सेस सिख करवा रहे हैं। इस चीज का 1% भी गिल्ट नहीं था। और ये जो खालिस्तान का मुद्दा होता है वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वो कहते हैं कि यहाँ पे हिंदू वर्सेस सिख बहुत ज्यादा हो रहा है, इसलिए हमें एक खालिस्तान चाहिए, एक अलग कंट्री चाहिए। जबकि इस पूरे मामले में आग लगाने का काम कर रहा था भिंडरावाला और उसके बाकी के साथी। फिर इसके बाद जो इंडियन गवर्नमेंट होती है वो भिंडरावाले को अरेस्ट करने के लिए नोटिस जारी करती है। भिंडरावाला बचने के लिए गोल्डन टेम्पल में शरण ले लेता है। 2 साल तक भिंडरावाला गोल्डन टेम्पल में रहता है। फिर इन सब चीजों से तंग आकर इंदिरा गांधी ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू करती है। इंडियन मिलिट्री सामने आती है और वो लोग गोल्डन टेम्पल के अंदर जितने भी मिलिटेंट्स होते हैं जो खालिस्तान की मांग कर रहे होते हैं उनके ऊपर गोली चलाती है। बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। 1984 में ये जो ऑपरेशन ब्लू स्टार शुरू किया जाता है उसमें 84 इंडियन आर्मी के सोल्जर्स बलिदान हो जाते हैं, 249 सोल्जर्स इंजर हो जाते हैं और 493 मिलिटेंट्स को मार दिया जाता है। अब क्योंकि इंडियन आर्मी को मिलिटेंट्स को मारना था जो कि गोल्डन टेम्पल के अंदर छिपे हुए थे, तो इंडियन आर्मी को गोल्डन टेम्पल के ऊपर फायरिंग करना पड़ा। और फिर इसके बाद इंदिरा गांधी को ये लगता है कि ये जो पूरा मुद्दा है ये खत्म हो चुका है, जबकि ऐसा होता नहीं है। क्योंकि इंडियन आर्मी ने गोल्डन टेम्पल के ऊपर अटैक किया था, उसमें बहुत सारे सिख मारे गए थे। अब भले वो जो सिख थे वो मिलिटेंट थे जो खालिस्तान की डिमांड कर रहे थे भिंडरावाले के कहने के ऊपर, तो बाकी के जो सिख थे उनको ये लगने लगा कि इंडिया के अंदर जो सिख हैं वो सेफ नहीं है, कांग्रेस उनको मार देगी, क्योंकि ऑलरेडी कांग्रेस ने गोल्डन टेम्पल के ऊपर अटैक करवाया हुआ था। अब अगर आपके मंदिर के ऊपर अटैक किया गया हो
तो आपको भी यही फील होगा कि आप इस कंट्री में सेफ नहीं हो। और इसी के बाद लोग और भी ज़्यादा खालिस्तान की डिमांड करने लगे कि हमें एक अलग कंट्री चाहिए, एक अलग सिख कंट्री चाहिए जहाँ पे कि सिख लोग सेफ रहे। बट ये जो खालिस्तान का मुद्दा था वो पब्लिकली एक्टिव नहीं था, कहीं पे भी पब्लिकली कुछ भी दिखाई नहीं देता था, क्योंकि लोगों को ये मालूम था कि अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट को पता चलता है कि खालिस्तान का ये जो मुद्दा है अभी भी निकल रहा है तो वो हम पे फिर से फायरिंग करवा सकते हैं, हमें फिर से मरवा सकते हैं। फिर इस मुद्दे को जो भड़काने वाले लोग थे, इस मुद्दे को जो और बढ़ाने वाले लोग थे, वो लोग इंडिया छोड़कर भाग जाते हैं, बाकी के देशों में शरण ले लेते हैं ताकि उनकी जान बच सके। वो लोग पाकिस्तान जाके बस जाते हैं, यूके बस जाते हैं, यूएसए बस जाते हैं, कनाडा में बस जाते हैं। अब मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि कनाडा की जो गवर्नमेंट है वो इन खालिस्तानियों का यूज करती है अपने वोट बैंक की तरह। यूके की जो गवर्नमेंट है वो भी यूज करते हैं, यूएसए की जो गवर्नमेंट है वो भी यूज करते थे, और पाकिस्तान के तो लोग तो यूज करते ही हैं, क्योंकि पाकिस्तान वाले तो चाहते ही हैं कि इंडिया का जो डिवीजन है वो हो जाए। अब इसमें जो यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी है CIA, वो भी हेल्प कर रही थी। वो लोग भी चाहते थे कि इंडिया का डिवीजन हो जाए। शौक हो गया क्या? जैसा आपको दिखता है यूएसए वैसा है नहीं। यूएसए हमेशा से पाकिस्तान सपोर्टर रहा है और पाकिस्तान को इंडिया ने हराया था, और इनफैक्ट पाकिस्तान के इंडिया ने 2 टुकड़े कर दिए थे, ईस्ट पाकिस्तान जो कि अभी बांग्लादेश बना हुआ है और वेस्ट पाकिस्तान जो कि अभी पाकिस्तान है। तो इसके कारण यूएसए बहुत ज़्यादा ऑफेंडेड था और वो भी चाहता था कि इंडिया के 2 टुकड़े हो। तो CIA वाले भी इन प्रो खालिस्तानी लोगों को हेल्प करते थे, उनको सपोर्ट करते थे, उनको फंड्स प्रोवाइड करते थे, और इनको पाकिस्तान से भी फंडिंग आती थी। अब इसका अंदाजा आप इस चीज़ से लगा सकते हो कि SFJ फाउंडेशन जो शुरू हुआ, सिख फॉर जस्टिस फाउंडेशन, जो कि अभी खालिस्तान के मुद्दे को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, जिसका कि ये जो लीडर है गुरु पतवंत सिंह पन्नू, इसका ये कहना है कि खालिस्तान हम लोग बनाएंगे ईस्ट पंजाब यानी कि जो इंडिया के अंदर पंजाब है वो, और वेस्ट पंजाब यानी कि जो पाकिस्तान के अंदर पंजाब है वो, उन दोनों को मिला के, और वहाँ पे सारे सिख रहेंगे और उसका जो कैपिटल होगा वो होगा लाहौर में। अब अगर कैपिटल लाहौर में बनाया जा रहा है तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि इसके पीछे कौन लोग शामिल है। पाकिस्तानी लोग फंड कर रहे होंगे। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी क्योंकि इंडिया ने उनको हराया था, बार बार वॉर में हराया था। इस कारण से पाकिस्तान के जो लीडर्स थे जैसे कि जुल्फिकर अली भुट्टो, वो चाहते थे कि इंडिया को सबक सिखाया जाए, और अभी भी इन खालिस्तानियों का सपोर्ट ये पाकिस्तान वाले करते हैं। जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है ये इनको फंड्स प्रोवाइड करते हैं। पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, वो भी इनको फंड्स प्रोवाइड करते हैं। सिखों के ऊपर अभी तो कहीं पे अत्याचार नहीं हो रहा है, तो फिर ये खालिस्तान की डिमांड क्यों? अगर आप लोग भी इसी तरह खालिस्तान की डिमांड करोगे तो फिर आप में और ये जो पोटेशियम ऑक्साइड्स हैं इनमें क्या डिफरेंस रह जाएगा? ये लोग भी कश्मीर के अंदर डिमांड करते हैं कि हमारा एक अलग कंट्री बना दो, तो फिर इनमें और आप में डिफरेंस क्या हो जाएगा? अब ये जो पूरा मामला था खालिस्तान का, कहाँ से शुरू हुआ, कौन कौन लोग बीच में आए, कैसे कैसे ये आगे बढ़ा, कहाँ कहाँ से इनको फंड्स आ रहे हैं, कहाँ कहाँ से इनको सपोर्ट आ रहा है, ये सब मैंने आपको बता दिया। अब आप लोग डिसाइड कर लो कि जो खालिस्तान की मांग है ये सही है या फिर गलत है, और जो हमारे सिख भाई है वो भी कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है, ये जो खालिस्तान की मांग कर रही है सही है या गलत है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से अगर आप हमारे देश को तोड़ने की कोशिश कर रहे हो तो ये एक देशद्रोह का काम है, और आप देशद्रोही हो। आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी हो, किसी भी रिलीजन से आते हो, आप देश के कोई पॉलिटिशियन ही क्यों ना हो, आप देश के कोई चीफ मिनिस्टर ही क्यों ना हो, अगर आप ऐसी बातें करते हो, ऐसे लोगों का सपोर्ट करते हो और ऐसे लोगों का साथ देते हो जो हमारे देश को तोड़ना चाह रहे हैं, तो आप देशद्रोही हो। बहुत लोग लास्ट वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि मैं सिखों से हेट करता हूँ। नहीं भाई, मैं सिखों से हेट नहीं करता हूँ, मैं सिखों को अपना भाई मानता हूँ, क्योंकि अगर हिंदुइज्म एक शरीर है तो उस शरीर का जो हाथ है वो सिखिज्म है। उस शरीर की रक्षा करने के लिए जो हाथ बनाए गए हैं वो सिखिज्म है। तो कोई अपने हाथ से हेट कैसे कर सकता है? मैं सिखों को अलग नहीं मानता हूँ, मैं उनको भी हिंदू ही मानता हूँ और अपना भाई मानता हूँ। भले ये हो सकता है कि आप लोग मुझे अपना दुश्मन समझो क्योंकि मैं खालिस्तान के खिलाफ हूँ, बट मैं कभी भी सिखों को अलग नहीं मानता हूँ, मैं उन्हें अपना भाई मानता हूँ और मैं खालिस्तान के हमेशा खिलाफ रहूंगा। और सिर्फ खालिस्तान ही नहीं, जो भी कोई हमारे देश के टुकड़े करने की कोशिश करेगा उनके खिलाफ रहूंगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मेरा अपना भाई क्यों ना हो। अब बात करते हैं कि इस खालिस्तान को रोक कैसे सकते हैं। इस खालिस्तान को रोकने के लिए 2 उपाय हैं हमारे पास। पहला है इनके फंड्स को रोक दो। अगर इनके पास पैसे नहीं होंगे तो ये लोगों को पैसे देकर दंगे कैसे करवाएंगे, और लोग अगर दंगे करने नहीं आएंगे, लोग नारे नहीं लगाएंगे, तो इनका ये जो खालिस्तान का मूवमेंट है वो धीरे धीरे करके खुद से खत्म हो जाएगा। पॉलिटिकल पार्टीज इनको सपोर्ट कर रही हैं, उनको एलिमिनेट किया जाए, क्योंकि उनको एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है। वही लोग इनको पॉलिटिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था कि आम आदमी पार्टी जैसे ही पंजाब के अंदर एक्टिव हुई है, वैसे ही ये जो खालिस्तान का मुद्दा है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लोग पब्लिकली आके खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो जो भी पॉलिटिकल पार्टीज इनको सपोर्ट कर रही है उनको एलिमिनेट करना बहुत जरूरी है। और मैं किस पॉलिटिकल पार्टी की तरफ इशारा कर रहा हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप मेरा कल का वीडियो देखो। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर से देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे खुलासे किए हैं और बहुत सारी चीज़ें भी बताई हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि जब ये लोग दंगे करते हैं या फिर रोड के ऊपर खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं तो इनको अरेस्ट करके जेल में डाल दो। अब चाहे वो इंडिया हो या इंडिया के बाहर हो,
जैसे यूके, यूएसए, कनाडा, वहाँ पे जब ये लोग खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं तो इनको पकड़ के इनको जेल में डालो और वहाँ से इंडिया ले आओ और इंडिया में लाके इनकी खातिरदारी करो। फिलहाल अभी इंडिया यूके के साथ मिलकर टास्क फोर्स बना रही है जो कि इन खालिस्तानियों के ऊपर कड़ी नजर रखेगी और इनके ऊपर कार्रवाई करेगी। और इसी तरीके से बाकी की जो कंट्रीज हैं उनके अंदर भी ऐसे टास्क फोर्स बनाए जाएंगे। देखते हैं हमारी जो गवर्नमेंट है वो इन खालिस्तानियों को रोकने में कितना ज्यादा सक्षम होती है। अगर आप लोग हमें रिसर्च करने में मदद करना चाहते हो तो फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हो। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जय हिंद, जय श्री राम, बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल।